नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। 12th क्लास के बाद बहुत सारे बच्चे सपना देखते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनने का, लेकिन उनके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जीएस जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एनडीए में, उसे कैसे कवर किया जाए। और उसी का ही एक पार्ट है इंडियन पॉलिटी। क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, और अगर इंपॉर्टेंट है तो क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो इंडियन पॉलिटी गाइस फॉर एनडीए, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। हाउ मच, दैट आई विल लेट यू नो। और कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, आइए देखते हैं। शुरुआत करते हैं उन क्वेश्चन से जो आज तक एनडीए के एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कितना पूछा जाता है, कितना मुझे पढ़ना है। So shall we start with the Captain Rahul? How, why, what to study for Indian polity for NDA? So the first question, which is asked in 2018 NDA, an election commissioner can be removed from office of on the recommendation of। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 एनडीए में कि किसकी सिफारिश पर एक चुनाव आयुक्त को कार्यालय से हटाया जा सकता है। दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन कमीशन। तो आप देखते हैं कि भारत जो कि बहुत बड़ा देश है, 28 स्टेट्स हैं जिसमें, और इलेक्शन कभी ना कभी होते ही रहते हैं। इलेक्शन का बोलते हैं ना कि चुनाव का मौसम भारत में हमेशा चलता है। तो उस टाइम पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो अबाउट इलेक्शन। बट उसका बहुत बेसिक सा पार्ट है that who can remove election commissioner, and that is straight away asked in the examination, and the answer is the parliament। ओके चलिए, सेकंड एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि एनडीए 2019 में पूछा गया। फंडामेंटल राइट guaranteed under which one of the following articles of the constitution of India is available only to the citizens of India? Again, very important thing that fundamental rights usually remains in the news। तो उसमें से दो चीज ये हमें पता होनी चाहिए कि दो तरीके के राइट्स होते हैं, वन गिवन टू द सिटीजन्स, one given to the citizens and other to the aliens। तो इनमें से आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 में से कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ आपके नागरिकों को ही अवेलेबल होता है, बाकियों को नहीं। सो द करेक्ट आंसर वाज आर्टिकल 19। ओके, सो दिस इज वेरी बेसिक थिंग। अगेन विल टेक यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, द कैबिनेट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द लोकसभा। तो सिंपल टू द पॉइंट आंसर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखने का मतलब यहां से ये है कि जितने भी क्वेश्चंस पॉलिटी के पूछे गए 2018-19 में, इफ यू कैन सी, दीज आर स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस, हाउ दे आर रिमूव्ड, हाउ दे आर अपॉइंटेड, एंड हु हैज द पावर टू डू सो। तो आप ये देख सकते हैं कि इस हिसाब से मुझे कितना पढ़ना है। और एक और बात कि मुझे क्यों इंडियन पॉलिटी पढ़नी चाहिए। तो बच्चों, इंडियन पॉलिटी का जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही प्रिसाइज है, टू द पॉइंट है, और आपके चलते न्यूज में आता ही रहता है। कभी ये गवर्नमेंट बनती है, कभी वो गवर्नमेंट बनती है, somebody topples द गवर्नमेंट, कभी सुप्रीम कोर्ट का जज नया बनता है, कभी राष्ट्रपति नए बनते हैं, कभी किसी एरिया का गवर्नर चेंज हो जाता है। सो दिस रिमेन्स इन द न्यूज थ्रू आउट द क्लॉक, थ्रू आउट द कैलेंडर ईयर। तो आपके लिए न्यूज में भी रहता है और आपको अच्छा है याद करेंगे। तो पॉलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनडीए। और दूसरा, टू द पॉइंट तो है ही, साथ में देखिए कितने सरल और कितने इजी क्वेश्चंस है। टू द पॉइंट आंसर आप दे सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 352 of the Constitution of India contains provisions related to financial emergency, failure of constitutional machinery in a state, suspension of the enforcement of right conferred in Part 3 of the Constitution, या फिर जनरल इमरजेंसी, सामान्य आपातकाल। तो आप देखेंगे आर्टिकल 360 says about फाइनेंशियल इमरजेंसी, 356 says about कि राज्यों में जब संवैधानिक ढांचा अगर विफल हो जाए तो आर्टिकल 360 356 के अंडर वहां पे इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और ये जो है ये है जनरल इमरजेंसी, दैट इज आर्टिकल 352। तो देखो फिर इमरजेंसी के बारे में बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल? सिंपल, दैट इज यूनियन होम मिनिस्ट्री। थोड़ा सा थोड़ा सा न्यूज से रिलेटेड,
whenever something is in news, उसका बहुत बेसिक सा एक चीजें पूछते हैं, because नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल्स always remain in the news because of the लुक ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया, जो कि हम अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को बढ़ावा देना स्टार्ट कर रहे हैं कि वहां पे भी हवाई पट्टियां बनाई जाए, वहां पे रोड कंस्ट्रक्शन हो और वहां पे डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो सके, तो इट रिमेन्स इन द न्यूज। और उसके बारे में एक बेसिक सी नॉलेज जो एक ऑफिसर के लिए हम समझते हैं कि शायद उसके पास वो होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, which one of the following is not a part of the directive principle of state policy as enshrined in the constitution of India? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? सो वी ऑल नो, और बहुत बेसिक अगेन, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल राइट, आर्टिकल 39A, protection of monuments, that is article 49, protection of personal law, that is actually not there in the DPSP, and the separation of judiciary from executive, again article 50. So this is very basic, वैसे very basic that you need to know। और again मैं कह रहा हूं आपको, इंडियन पॉलिटी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड इसका स्कोप है और टू द पॉइंट है और आपकी न्यूज में हमेशा रहेगा। और साथ ही साथ मैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा कोर्स लेकर आ रहा हूं, जिससे एक बार अगर आप कर लेंगे तो आई कैन बेट यू 90% ऑफ द क्वेश्चंस इन एनडीए एग्जाम यू कैन सॉल्व विद इन सेकेंड्स। आप क्वेश्चन देखेंगे और आप आंसर करेंगे। और वो कोर्स बहुत बड़ा नहीं, सिर्फ 15 से 20 क्लासेस मैक्सिमम हम लेंगे और उसको खत्म करेंगे। चलो, अगर आपकी तसल्ली के लिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो कि फिर मेरा बनाया हुआ नहीं है, सीधे सीधे यूपीएससी ने एनडीए में पूछा है। द वर्ड सोशलिस्ट वाज इंसर्टेड इनटू द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि भारत की प्रस्तावना में किस अमेंडमेंट के द्वारा समाजवादी शब्द इंसर्ट किया गया? तो स्ट्रेट अवे 1976 दैट वाज 42nd अमेंडमेंट एक्ट। बहुत बेसिक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, who among the following are two civil servants who assisted the constituent assembly in framing the constitution of India? इसको मैं कह सकता हूं कि शायद slightly difficult, that's what I said कि 90% क्वेश्चन आप देखते ही टिक कर दोगे। एक तो क्वेश्चन ऐसा देता है वो जो आप सोचने पे मजबूर हो सकते हो। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज S.N. Rao and B.N. Rao and S.N. Mukherjee. But that too is not very difficult, because when we start reading about the making of constitution, it is very basic from there. But बच्चे वहां पे टच करेंगे, उस टॉपिक को टच करेंगे या नहीं, that depends on that. चलो एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, which member of the Constituent Assembly proposed the resolution that national flag of India be a horizontal tricolor of saffron, white, dark green, कि इक्वल प्रोपोर्शन में हमारा झंडा सेफ्रन, व्हाइट और ग्रीन होगा और बीच में अशोक चक्र होगा। तो ये किसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा था? तो यू ऑल नो अबाउट दिस आंसर एज वेल। ओके, आई नीड नॉट टेल यू कि ये किसने प्रपोज किया था। चलो बहुत इजी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन है जो भारत की संसद के बारे में सही नहीं है? पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। बिल्कुल सही बात है, वेरी ट्रू। देयर आर नो नॉमिनेटेड मेंबर्स इन द लोकसभा। बिल्कुल गलत, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, दिस इज अगेन very true. Some members of the Rajya Sabha are nominated by the president. All these things are very basic. When you read about the Parliament of India, you will get to know कि पार्लियामेंट होती क्या है। मिलकर बनती है तीन लोगों से, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। और उनके नंबर्स कितने हैं? 452, 542 और 252। अब उनमें से कितने नॉमिनेटेड होते हैं, किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है, ये बहुत बेसिक सी बात है और आप सभी को ये पता होनी चाहिए। तो जैसे ही मैं बेसिक पॉलिटी को कवर कर लेता हूं, 90% ऑफ द क्वेश्चंस आर सोल्व्ड। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टू द पॉइंट है, बहुत वास्ट सिलेबस नहीं है इसका।
क्वेश्चंस भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। देखें, which one of the following statement with regard to Comptroller and Auditor General of India is not correct? He is appointed by the President of India. वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही बात। He can be removed from office in the same way as a judge of Supreme Court. उसे उसी तरीके से पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, बिल्कुल सही बात है। द कैग इज एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस, नहीं। अगर सीएजी भारत सरकार के अधीन अपने कार्यकाल का खात्मा कर लेता है, उसके बाद उसको किसी और पद पे नियुक्त नहीं किया जा सकता, तभी उसकी इंडिपेंडेंसी जो है कि वो इंडिपेंडेंट रह के कैग के तौर पे काम कर सके, वो तभी निर्धारित हो सकती है। ठीक है, अगेन इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड वेरी बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम देयर। अगला क्वेश्चन देखें एक और। द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस, जैसा कि मैंने कहा कि इलेक्शंस बार बार भारत में होते ही रहते हैं और ये बहुत हॉट टॉपिक बनता है एनडीए के लिए। कंट्रोल ऑफ इलेक्शन इन इंडिया इज वेस्टेड, भारत में चुनावों का अधीक्षक, निर्देशन और नियंत्रण किस में निहित है? सो इट इज इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग, और आर्टिकल 324। चलो एक और अगला सवाल देखें। Which of the following provisions of the Constitution of India became effective from 26 नवंबर 1949? जैसा कि आप सभी बच्चे जानते होंगे कि 26 नवंबर 1949 को हमने अपना संविधान जो है वो अडॉप्ट तो कर लिया था, लेकिन पूरी तरीके से लागू नहीं किया। अब जब पूरी तरीके से लागू नहीं किया तो शायद हमने लगा कि कुछ कुछ हिस्से ही उसके लागू किए जाएंगे। अब ये एक अगर एक्सेप्शन है तो जाहिर सी बात है आपको ये याद रखना होगा, तभी ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन बनता है यूपीएससी का, जो बच्चों से पूछते हैं कि कौन कौन से प्रोविजंस लागू किए गए। तो चुनाव आयोग लागू किया गया और लोगों को नागरिकता दी गई। तो द आंसर इज बी 1 एंड 2। एक और सवाल देखें। Which one among the following is not a fundamental right? निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है जो भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार नहीं है? राइट टू इक्वालिटी बिल्कुल है, आर्टिकल नंबर 14। राइट टू फ्रीडम, दैट इज आल्सो ट्रू। राइट टू सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप भारत उसका अधिकार एज ए फंडामेंटल राइट नहीं देता। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इज आल्सो देयर, आर्टिकल नंबर 17 अनटचेबिलिटी, या फिर आर्टिकल नंबर 21, 22, these all are there। so एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ तो है। भारत का संविधान जो है वो आपको स्वतंत्रता का अधिकार भी देता है, समानता का अधिकार भी देता है, लेकिन नागरिकता का अधिकार आपके पास एज ए फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इन सभी क्वेश्चन से आप देखकर ये समझ गए होंगे कि टू द पॉइंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, ज्यादा इन डेप्थ जाके आपको नहीं। अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो शायद आपको इन डेप्थ जाना पड़ सकता है, लेकिन एनडीए में क्योंकि आप जस्ट 12th पास करके आ रहे हो और उन्हें भी पता है कि बहुत सारे वो बच्चे होते हैं जो जिनके पास मैथ्स रही हो, तो मैथ्स या तो कॉमर्स वाला बच्चा लेगा या फिर साइंस वाला, और साइंस वाला बच्चा अगर आ रहा है तो वो जीएस बहुत, जो ये आर्ट्स वाली जीएस है उसको बहुत कम आती है, तो इसीलिए वो बेसिक ही क्वेश्चंस पूछते हैं। अगेन टू द पॉइंट, वेरी लिमिटेड सब्जेक्ट, और अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता, ये दावा है मेरा। 90% तो 15 से 20 क्लासों के अंदर ही मैं खत्म करा दूंगा आपको। कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे हम? भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, एज यू कैन सी हियर, एक क्वेश्चन था जिसमें से दो के बारे में पूछा गया था कि दो सिविल सर्वेंट कौन थे, ठीक है, और भारतीय फ्लैग के बारे में पूछा गया कि किसने अडॉप्शन के लिए प्रपोज किया था। सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल प्रस्तावना, यूनियन एंड टेरिटरी भारत के केंद्र और राज्य क्षेत्र, सिटीजनशिप नागरिकता, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज। देन हमने देखा कि क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रेसिडेंट के ऊपर, डीपीएसपी के ऊपर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स काउंसिल, और राज्य की सरकारें और उनका गठन कैसे होता है, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, एंड देन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। जैसा कि आपने देखा कि कैग से भी क्वेश्चन था और इलेक्शन कमीशन से भी क्वेश्चन था। तो दीज वी आर गोइंग टू कवर in our upcoming course that will be having around 15 to 20 classes, not very
big classes, very large classes. It will be of 20-25 minutes classes, और बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरा पॉलिटी का कोर्स करा दिया जाएगा, जिसमें से 90% अगर आप एग्जामिनेशन में बैठोगे पॉलिटी के क्वेश्चन तो आप करके ही आओगे. So when you are able to answer 6 to 10 questions with just 15 to 20 classes, so why not do it? Best thing is to do it first. And who will be your educator? So this is Rahul Yadav, who is a graduate in economics from Hindu College, Delhi University, a law student, a former NCC cadet, and qualified CDS, FCAT a number of times, SSC क्लियर किया है, IBPS किया है, बैंक पीओ के एग्जामिनेशंस क्लियर किए हैं, और क्लैट भी क्लियर किया है, जो कि कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट होता है. एंड ही इज हैविंग 4+ years ऑफ गाइडिंग एक्सपीरियंस, दैट इज मी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. मैं क्योंकि लॉ स्टूडेंट हूँ और खुद से मैंने एनडीए, सीडीएस और एफकेट क्लियर की हैं. आई नो हाउ मच यू रिक्वायर टू स्टडी फॉर एनडीए, हाउ मच इज फॉर एफकेट एंड हाउ मच इज फॉर सीडीएस. So guys, don't wait. Subscribe to the channel because we are going to come with the Indian polity course with just 15-minute classes, with 15 to 20 classes, and entirely with a scoring rate of 90 plus percentage in examination of NDA that you are going to give few months after that. So that's all for the day. Jai Hind, Jai Bharat. We'll see you in the classes upcoming.